नमस्ते बच्चों, इस ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। विद्यार्थियों, इंसान के जीवन में कई कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन उससे डरकर कुछ हासिल नहीं होता। मगर हाँ, एक बार किसी कार्य को करने की ठान ली जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसी बात को कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पाठ जहाँ चाह वहाँ राह इस कहावत पर आधारित कहानी द्वारा जानेंगे। इस कहानी की लेखिका अनुराधा मोहिनी जी हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग किया है तथा वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने दृढ़ संकल्प शक्ति, एकता और परिश्रम से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। यसंबा नाम का एक गांव है जहां पर पाठशाला है। बच्चे पाठशाला तो पहुंच गए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात होने के कारण जो प्रार्थना मैदान में हुआ करती थी वह वहां न होकर कक्षा में पूर्ण होती है। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। कक्षा के जो शिक्षक थे उन्होंने बच्चों की हाजिरी ली और हाजिरी लेते हुए उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम है। तो उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इसका कारण पूछा कि आज इतने अधिक विद्यार्थी गैर हाजिर क्यों हैं? तो विद्यार्थियों ने जवाब में एक ही कारण बताया कि नाला के कारण ही सारे विद्यार्थी अब्सेंट हैं। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। दरअसल यसंबा गांव के ठीक बीचों बीच से एक नाला बहा करता था और नाले के एक तरफ गांव की बस्ती थी, तो नाले के दूसरी ओर बच्चों का विद्यालय और गांव के लोगों के खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बारिश के दिन जब होते तब यसंबा गांव के बीच से बहने वाले इस नाले में बहुत सारा पानी भर जाया करता था। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वे गाय बैलों के साथ में नाले को किसी तरह से पार कर लेते और खेतों में चले आते थे। लेकिन जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनके लिए पाठशाला जाने के लिए नाले को पार करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। वे इसे पार नहीं कर पाते थे। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात
नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। होता यह था कि जब भी बारिश जोरदार हुआ करती थी तो उसका असर विद्यार्थियों की उपस्थिति पर होने लगता। कई बार तो विद्यार्थी पूरे के पूरे हफ्ते भर तक पाठशाला नहीं जा पाते थे, जिसके कारण बच्चों ने गांव में यह गीत प्रसिद्ध कर दिया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यह संबा की यही कहानी। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। जब भी जोरदार बरसात होती तो यसंबा गांव के जो विद्यार्थी होते थे वे पाठशाला नहीं पहुंच पाते थे, जिस कारण वे पाठशाला में अनुपस्थित हो जाते और इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता उनकी पढ़ाई पर। जो बच्चे बहुत ही अच्छे क्रमांक लेकर के पास होते थे, उत्तीर्ण होते थे, वे वार्षिक परीक्षा में पिछड़ जाते थे और इस तरह से सभी लोग परेशान थे। कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ असंभव लग रहा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। अब दरअसल देखिए, असंभव में जो मुख्य शब्द होता है वह संभव होता है और यही संभावना एक दिन अचानक से काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। दरअसल एक दिन इसी तरह खूब जोरदार बरसात हो रही थी, जिसके कारण बच्चे पाठशाला में नहीं गए और उस दिन उनकी छुट्टी हो गई। और इस कारण जब कुछ समय बाद बारिश रुकी तो बच्चे दोपहर के बाद में चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर आकर बैठ गए और वहाँ पर आकर आपस में बातचीत करने लगे। तभी उनमें एक लड़का जिसका नाम तुषार था, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तुषार बहुत ही भोला बच्चा था। वह सभी को कहने लगा कि इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन गढ़ंत बातें हैं, जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। तुषार की बातों को सुनकर के जुई ने उसकी बातों को झुठलाया, बकवास बताया और कहा कि किसी ने भूत को देखा ही नहीं है, यह सब लोगों की सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं, सिर्फ अपने आप मन से बनाई गई बातें हैं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इस तरह से जुई ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तभी उज्ज्वला नाम की लड़की ने बताया कि बरसात के कारण उसकी 14 गैर हाजिर लग गई हैं, अर्थात वह 14 दिनों तक स्कूल में नहीं जा पाई है, विद्यालय में नहीं पहुंच पाई है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। तभी शुभम नाम के लड़के ने बताया कि उसकी तो कुल मिलाकर के उपस्थिति अर्थात प्रेजेंटी ही 14 दिनों की होगी। कहने का मतलब यह है कि उज्ज्वला 14 दिन तक
अनुपस्थित अर्थात एब्सेंट थी, तो शुभम की मात्र 14 दिनों की प्रेजेंटी ही लगी थी। इस बात को सुनकर सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तभी आशीष, जो कि थोड़ा समझदार बच्चा था, उसने थोड़ी गंभीर मुद्रा में कहा कि क्या हर बरसात में हम ऐसे ही अनुपस्थित होते रहेंगे? क्या हमारी पढ़ाई का इसी तरह से नुकसान होते रहेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कुछ न करना। तो क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। आशीष की गंभीर बातों को सुन करके तुषार, जो कि बड़ा ही भोला सा बालक था, वह कहने लगा, हम तो बच्चे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। बाकी के बच्चे जो थे वे तुषार की बात को मजाक बनाने लगे और सभी तालियां बजा करके हंसते हुए कहने लगे कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी नाम की एक लड़की जो बच्चों में वहाँ मौजूद थी, वह भी बड़ी समझदार लड़की थी। उसने आत्मविश्वास दिखाया और बताया कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम बच्चे ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। दामिनी की बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने सभी बच्चों को समझाया कि ईश्वर ने हमें बुद्धि का बहुत बड़ा उपहार दिया है और हम अपनी इस बुद्धि के बल पर कुछ अच्छा विचार कर सकते हैं और इस कठिन परिस्थिति का, इससे निपटने का कोई अच्छा सा मार्ग भी निकाल सकते हैं। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। तभी आशीष, जो कि उम्मीद भरी नज़रों से सभी के सामने बहुत ही खुश होकर के कहने लगता है कि हल मिल गया, अर्थात हमें एक मार्ग मिल गया है कि हम बरसात के दिनों में भी पाठशाला जा सकते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। आशीष की यह बात सुनकर के सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और एक साथ बोले, पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तभी आशीष ने बच्चों को समझाते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ में बताया कि हम नाले पर पुल बना सकते हैं
और हम सभी ने विज्ञान की किताब में जो हमें पाठशाला में पढ़ाया जाता है वहाँ पर हमने इस जानकारी को अच्छी तरह से जाना है। और कई बार शहरों में जब गए हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े पुलों को देखा भी तो है। और अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट, इसके द्वारा तो सारी जानकारी भी बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। गांव का नाला अधिक चौड़ा तो है ही नहीं, हमें लगभग मात्र 10 फीट का ही पुल बनाना पड़ेगा। बस इस तरह से आशीष ने सारे बच्चों को समझाया। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। बच्चों के पुल बनाने का जो विचार था वह बड़ी तेजी के साथ में लोगों को गांव भर में मालूम होने लगा। यह खबर सारे गांव में फैल गई। हर व्यक्ति जो है बच्चों के इस विचार को सुन करके उनकी प्रशंसा करने लगा, उनके हौसले की तारीफ करने लगा। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अब जो विद्यार्थी बच्चे थे उन्होंने छोटे छोटे दल बनाए, छोटी छोटी टीमें बनाई और इस प्रकल्प अर्थात इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक काम करना आरंभ कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। पुल बनाने के लिए जो साहित्य साधनों की आवश्यकता थी उसकी एक लिस्ट तैयार की गई, एक सूची बनाई गई और सामान खरीदने के लिए हर घर से 20-20 रुपये इकट्ठे करने की शुरुआत कर दी गई। पाठशाला के जो शिक्षक थे उन्होंने और गांव के लोगों ने आगे आकर के मदद करना आरंभ कर दिया था। देखते ही देखते जो सामग्री उन्हें चाहिए थी उसके लिए जितनी ज़रूरत थी उतनी राशि अर्थात उतने पैसे उनके पास जमा हो चुके थे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। देखा यह गया बुजुर्गों का अनुभव अर्थात जो गांव के वृद्ध थे उन सभी का तजुर्बा, जो नौजवान थे उनकी ताकत और विद्यार्थियों का जोश, सब मिलकर के काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। गांव के लोगों की एकता और उनकी कोशिश से पुल का काम आरंभ हो चुका था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल के कार्य का आरंभ हो चुका था। सीमेंट के पाइप लाए गए, पत्थरों को इकट्ठा किया गया, पुल बनाने के लिए ईंटें तय भी आ गई थी। जो अनुपजाऊ जमीन थी वहाँ की मिट्टी खोदी गई और गांव के जो छगन बाबा नाम के वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने बहुत सारी मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है अधिक, तो उन्होंने बहुत सारी मात्रा में रेत भी उपलब्ध करा दी थी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। भराव करना अर्थात मिट्टी का भरना। बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, उसमें बहुत सारे लोग मेहनत करने लग गए थे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अर्थात सभी की आंखों में अब
पुल बनने का सपना दिखाई दे रहा था और यह सपना एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। आखिरकार में खुशी की वह सुबह भी आ गई जब कई वर्षों की मुश्किलें दूर हो गई। मात्र केवल 15 दिनों में गांव के लोगों और पाठशाला के विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह सबसे अनोखी उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन, श्रमदान का महत्व भी जान लिया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। बारिश के दिनों में इस बार भी यसंबा के इस नाले में पानी भरा, लेकिन नाले पर बने हुए पुल से विद्यार्थी अपनी पाठशाला की राह जाने लगे। वे बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा लग रहा था जैसे जो पुल था वह मन ही मन में कह रहा हो कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। वह विद्यार्थियों के हौसले की खूब प्रशंसा कर रहा था। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जब पुल बनकर के तैयार हो गया तो उसके उद्घाटन के लिए शिक्षा निरीक्षक को आमंत्रित किया गया था। उनके शुभ हाथों द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया और इसके लिए जूही ने अपने बड़े भाई की मदद लेकर के पुल के उद्घाटन का एक वृत्तांत तैयार किया, अर्थात उसकी एक रिपोर्ट बनाई और साथ ही साथ में उसने संगणक की सहायता ली, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से उसने अपना कार्य संपूर्ण किया। इस प्रकार हमने देखा कि दृढ़ निश्चय, एकता और परिश्रम से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता अपने आप ही निकल आता है। सचमुच कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा करती हूँ कि आप सभी कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।